हेलो हेलो बच्चों। आज ये वीडियो में हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस इफेक्ट के वजह से हमारा सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, अर्थ के चारों तरफ मून घूमता है। आई मीन टू से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं और प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं सैटेलाइट्स। हमारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी ये इसके ऊपर बेस होके घूमते हैं अर्थ के चारों तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। All of you are aware of a funny story that is regarding falling of an apple when Newton was sitting in a garden. He was sitting under an apple tree and an apple fell on him spontaneously. Then thought arose in the mind of Newton, why this apple came downward instead of going upward. ये जो थर्ड से उन्होंने ये ग्रेविटेशन टर्म, ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट डिस्कवर किए। तो एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब हम एक स्टोन को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कुछ दूर तक जाएगा और फिर बैक करेगा। उसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा वहाँ उसका स्पीड 0 हो जाएगा, फिर वो बैकवर्ड आएगा। तो ये भी वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। तो न्यूटन ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किए कि ये जो ग्रेविटेशन है ये अर्थ का जो भी ऑब्जेक्ट है या अर्थ के अलावा कोई भी प्लैनेट्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट्स ईच अदर के ऊपर एक फोर्स डालते हैं और उसको उन्होंने नाम दिए ग्रेविटेशनल फोर्स। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे सन और प्लैनेट के बीच में काम करता है, प्लैनेट और सैटेलाइट के बीच में भी काम करता है। और प्लैनेट सैटेलाइट के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है वो सैटेलाइट भी प्लैनेट के ऊपर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है। वो एप्पल जो नीचे अर्थ के ऊपर गिरा, मतलब अर्थ वो एप्पल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाला तो एप्पल खींच के चला, वो एप्पल भी अर्थ के ऊपर उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है मगर अर्थ उसके पास नहीं जाता, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बहुत ज़्यादा है। एप्पल के मास के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्थ के मास बहुत 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 ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा नहीं होगा। हमारा एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स पर मास, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मास ज़्यादा होगा
तो एक्सेलरेशन कम होगा। एप्पल का मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और अर्थ का मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है। तो इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ चला आता है, मगर अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस करके न्यूटन ने एक लॉ डिस्कवर किए। वो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या है? सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। इसका मास है सपोज m1 और इसका मास है m2। तो न्यूटन ने वो लॉ में क्या दिए कि ए बी के ऊपर जो फोर्स डालता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और बी ए के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स डालता है, वो दोनों इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वो जो फोर्स है, वो फोर्स हमारा ये दोनों का मासेस का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों का मासेस का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये m1 का वैल्यू ज़्यादा हुआ, हम थोड़ा ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट लेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स बढ़ जाए। सपोज कोई भी आइदर ए का मास या बी का मास, किसको भी किसी एक का मास को बढ़ा जाए तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। दोनों का मास बढ़ा देने से भी फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है पहला एक्सप्रेशन। और दूसरा है, ये दोनों के सेंटर के बीच में सपोज डिस्टेंस r है, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। रिमेंबर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स is inversely proportional to square of the distance between the center of the two objects. तो ये डिस्टेंस जितना, दोनों के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतना कम होगा। दोनों को पास पास लाएंगे तो फोर्स उनके बीच में ज़्यादा होगा, क्योंकि r कम हो जाएगा। Distance between them will be less. If distance will be less, force will be more. If we take away, then force will be less. So ये दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर देने से हमको क्या मिलेगा? F proportional m1 m2 into 1 by r square। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F proportional to m1 m2 by r square। और जब एक इक्वल टू साइन में इसको, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वल टू सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे तो एक कांस्टेंट हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या है? ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका नाम भी साइंटिस्ट लोगों ने दिए हैं। ये जी का एक नाम है। ये है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है इसका नाम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ये ग्रेविटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? यूनिवर्स का कोई भी जगह को जाओ, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका वैल्यू अर्थ में जितना है, हमारा मार्स, प्लैनेट मार्स को जाकर मेजर करेंगे भी जी का वैल्यू वही आएगा। कोई भी स्टार को जाकर इसके मेजर करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। और ये प्लेस ऊपर डिपेंड नहीं करता या कोई मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सपोज वाटर के अंदर दो ऑब्जेक्ट को रख देंगे, वाटर के अंदर रख देंगे दोनों ऑब्जेक्ट को, M1 और मासेस M1 M2 को वाटर के अंदर रख देंगे और जी का वैल्यू निकालेंगे तो वो ही सेम आएगा। एयर में जितना आएगा वो वाटर में, हाइड्रोजन गैस के अंदर रख देंगे और मेजर करेंगे वही वैल्यू आएगा। सो द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस और नेचर ऑफ द मीडियम, कोई मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिवर्स का कोई भी जगह में उसका वैल्यू सेम रहता है। और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमको थोड़ा याद रखना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका जो यूनिट होगा, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, ये एक्सप्रेशन से हमको यूनिट मिल जाएगा। किसका यूनिट निकालना है? जी का यूनिट निकालना है। तो जी का यूनिट निकाल लेंगे तो जी इज इक्वल टू कितना फाइंड आउट कर, ये इक्वेशन से जी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2। एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन है। डिस्टेंस बिटवीन द टू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। ये सब ऐसा यूनिट में लिख रहा हूँ। मास का यूनिट किलोग्राम, ये मास का यूनिट किलोग्राम। तो क्या हुआ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। किसका यूनिट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसको हम kg⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे तो kg⁻+2, ऊपर लिखेंगे तो kg⁻²। और इसको सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन सीजीएस यूनिट में। फोर्स का यूनिट डाइन है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है और ये है ग्राम टू द पावर -2। सो ये -11, ये -8। 1 न्यूटन कितना डाइन हो, 10⁵ डाइन। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 kg 10⁻³ ग्राम। 1000 ग्राम। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। 1 kg 1000 ग्राम। सो ये इतना हो जाएगा। सपोज बच्चों हमारा जो है जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r। मैंने सपोज इसको डबल कर दिया, ये डिस्टेंस को बी को थोड़ा दूर ले गया तो ये दोनों का बीच में डिस्टेंस 2r कर दिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, r बढ़ा दिए तो फोर्स कम हो जाएगा। सपोज न्यू फोर्स इज एफ डैश जी का वैल्यू तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। हमने मास को चेंज नहीं किए हैं, M1 M2 सेम रहेंगे, ओनली r के जगह 2r होगा। तो 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये हो जाएगा जी M1 M2 बाय 4r स्क्वायर। तो इसको
और इसको कंपेयर, एवरीथिंग सेम है। यहाँ 4 एक डिवाइड हुआ है, मतलब ये जो न्यू फोर्स है ओरिजिनल फोर्स का 1/4 हो जाएगा। सपोज ये 100 न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, मतलब 25 न्यूटन हो जाएगा। सो F डैश बिकम्स 1/4 ऑफ F। सपोज इसको आधा कर देते, सपोज ये A था, ये पास ले आए B, ये डिस्टेंस को R/2 कर दिए, तो क्या होगा, F डबल डैश G m1 m2 R स्क्वायर के जगह R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, R/2 स्क्वायर हो गया तो क्या होगा, F डबल डैश इज इक्वल टू G m1 m2 R स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो 4G m1 m2 बाय R स्क्वायर। तो G m1 m2 R स्क्वायर F, सो 4F, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा फोर्स। तो इसी तरह हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। हमने न्यूटन, हमने ये इसका G का यूनिट पा लिए, G का कुछ फाई यूनिवर्सल कांस्टेंट हमने जान लिए, और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पता चल गया। इसको स्टूडेंट्स हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों इनवर्स स्क्वायर बोलते हैं, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, देयरफॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ नया वीडियो में। बाय।